Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 5 of history, Kingdoms, Kings and an Early Republic. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, पहले लोग कैसे राजा बनते थे। इसमें हमने अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में रीड किया। देन वी हैव रेड अबाउट वर्न्स कि प्रीस्ट ने वर्ण के अकॉर्डिंगली लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मीन्स 4 वर्णों में प्रीस्ट ने लोगों को डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट वर्ण जो था वो प्रीस्ट का था, ब्राह्मण आते थे इसमें। सेकंड वर्ण वाज रूलर्स ऑल्सो नोन एज क्षत्रियास। थर्ड वर्ण वाज विश और द वैश्यास एंड द फोर्थ वर्ण वाज द शूद्रास। तो ये 4 वर्ण से जिसमें लोगों को डिवाइड किया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद हमने जनपद के बारे में रीड किया कि जनपद क्या था, कि जब लोग जिस लैंड पर जाकर अपना पैर रख देते थे और वहीं पर सेटल हो जाते थे उसको जनपद कहा जाता था। तो द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। इसमें हमने पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में भी रीड किया कि पेंटेड ग्रेवेयर प्लेट्स और बाउल्स होते थे जो कि स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल फूड इनमें सर्व किया जाता था और ये ग्रे कलर के होते थे। देन वी हैव रेड अबाउट महाजनपद्स। तो महाजनपद्स में हमने रीड किया कि जब बहुत सारे जनपद बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए थे तो वो उनको महाजनपद कहा जाने लग गया था। इसमें महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी जिसको फोर्टिफाइड किया जाता था, मतलब कैपिटल सिटी को चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से कवर कर दिया जाता था। और ये जो दीवारें बनाई जाती थी वो लोगों को दूसरे राजाओं से रक्षा करने के लिए बनाई जाती थी ताकि दूसरे राजा लोग दूसरे राजा यहाँ के लोगों पर अटैक ना कर सके। देन वी हैव रेड अबाउट टैक्सेस कि महाजनपद के राजा जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे थे, फोर्ट्स बना रहे थे और जो आर्मीज मेंटेन कर रहे थे, तो उनको इन सब के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो जो राजा होते थे वो रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करते थे, तो वो रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे एज अ टैक्स में। तो टैक्स के रूप में महाजनपद के राजा रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर टैक्स लगाया जाता था, उसके बारे में हमने रीड किया। देन वी हैव रेड अबाउट चेंजेस इन एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसमें हमने 2 मेजर चेंजेस पढ़े एग्रीकल्चर में। फर्स्ट तो था कि वुडन प्लोशेयर की जगह पर आयरन प्लोशेयर को यूज़ किया जाने लग गया था। एंड सेकंड वाज ट्रांसप्लांटिंग पैडी कि लोगों ने धान का रोपण करना शुरू कर दिया था कि धान के छोटे छोटे पौधे उगाकर फिर उनको फील्ड्स में जाकर लगाने लग गए थे। इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ क्लोज़र लुक मगध। मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइंड मगध ऑन मैप 4। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। अब महाजनपद जो था वो 200 साल पहले बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, और बहुत सारी रिवर्स मगध से होकर गुजरती थी। उसमें गंगा और सोन जो थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी रिवर्स। ये 2 रिवर्स मगध से होकर गुजरती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अब ये जो गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी तो इससे ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया था। मीन्स जो समुद्र से या रिवर से जो ट्रांसपोर्ट आता था वो इजी हो गया, लोगों के लिए वाटर सप्लाई इजी हो गया, और जो लैंड था इन रिवर्स के आसपास की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन गई थी, उपजाऊ बन गई थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, और बाकी जो पार्ट था मगध का वो फॉरेस्टेड था, जंगलों से भरा हुआ था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, और जंगलों में जो एलिफेंट मिलते थे, एलिफेंट्स जो रहते थे उनको पकड़कर उनको आर्मीज़ के लिए ट्रेंड किया जाता था ताकि उनको सेना में ले जाकर उनसे वर्क कराया जाए, काम कराया जाए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स, और जंगलों से जो लकड़ी मिलती थी उससे घर बनाए जाते थे, कैटल्स गाड़ियाँ बनाई जाती थी और रथ बनाए जाते थे। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. इसके अलावा
मगध में आयरन और माइंस भी मिली हैं, मीन्स लौह अयस्क की खानें भी मिली हैं, जहाँ से आयरन को निकालकर उसके बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। Magad had two very powerful rulers, Bimbisar and Ajatasattu, who used all possible means to conquer other जनपद। अब मगध में दो बहुत पावरफुल रूलर्स हुए हैं, दो शक्तिशाली राजा हुए हैं। एक तो थे बिम्बिसार और एक थे अजातशत्रु, और जिन्होंने हर संभव प्रयास किए दूसरे जनपद को जीतने के लिए। महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। अब इसके साथ साथ महापद्मनंदा भी थे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर थे मगध में। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और महापद्मनंदा ने अपना जो कंट्रोल था वो नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक अपना कंट्रोल बढ़ा रखा था। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। और बहुत सालों तक मगध की कैपिटल राजगृह रही, जिसको कि आज राजगीर कहा जाता है, और ये राजगृह बिहार में है। तो ये मगध की कैपिटल कई सालों तक रही। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror। 2300 साल या इससे ज़्यादा इससे पहले एक रूलर हुआ करते थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि यूरोप में मैसेडोनिया में रहता था। वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, मीन्स पूरे संसार का राजा बनना चाहता था, पूरे संसार को जीतना चाहता था। Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the ब्यास। लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को तो कॉन्कर नहीं कर पाया अलेक्जेंडर, बट वेस्ट एशिया और इजिप्ट के कुछ पार्ट से, जिसको अलेक्जेंडर ने जीता, और फिर उसके बाद वो ब्यास नदी के किनारे किनारे होता हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। और वो जो था ईस्टवर्ड्स की तरफ, ईस्ट की तरफ मतलब मगध की तरफ वो मार्च करना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने मना कर दिया। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। अब अलेक्जेंडर तो चाहता था कि वो ईस्ट की साइड मार्च करे, ईस्ट की साइड में भी कूच करे, लेकिन उसके सैनिकों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके सैनिक डरे हुए थे और उन्होंने सुना हुआ था कि जो इंडियंस होती हैं, इंडिया के लोगों के पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं जो कि पैदल चल रहे होते हैं, या चैरियट्स रथ पर होते थे, या फिर एलिफेंट्स पर होते थे। तो इतने सारे सैनिकों के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये तो था मगध के बारे में। नाउ वी विल रीड अबाउट वज्जी, अ क्लोजर लुक। वज्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाइल मगध became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as जन और संघ। अब मगध जैसे कि एक बहुत पावरफुल किंगडम बन गया था, उसके साथ ही एक और राज्य था वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली थी बिहार में, और उसके वहाँ पर एक अलग ही तरह की गवर्नमेंट चल रही थी, एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था गवर्नमेंट का, जिसको गण या संघ कहा जाता था। तो वज्जी में एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसको गण या संघ कहा जाता था। अब गण या संघ का मीनिंग देखते हैं पहले। गण इज़ यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। अब गण का मतलब क्या होता है? गण वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है एक ग्रुप के लिए जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब अगर संघ का हम मीनिंग देखें तो संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, पूरी संस्था या संगठन, उसको बोलते हैं संघ, और जो बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गण।
तो इन अ गन और अ संग देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। अब वज्जी में जो एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसको गन या संघ कहा जाता था। तो अब गन और संघ में क्या होता था इसके बारे में देखते हैं। तो गन में क्या होता था, गन या संघ में कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे, बहुत सारे शासक हुआ करते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। कभी कभी हज़ारों के तादाद में लोग जो थे वो राज्य करते थे, रूल करते थे, और हर किसी को ही राजा कहा जाता था। मतलब जितने भी लोग रूल कर रहे हैं, जितने भी लोग शासन कर रहे हैं, उन सभी को राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर्स। अब इन राजाओं को, सभी राजाओं को रिचुअल्स एक साथ परफॉर्म करने होते थे। कोई अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करता था, सबको मिलजुल कर रिचुअल्स को परफॉर्म करना पड़ता था। They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. अब ये लोग, ये जो राजा होते थे, वो सब असेंबली में मिलते थे, डिसाइड करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। किसके थ्रू? डिस्कशंस होती थी, उनके बीच में बातचीत होती थी या डिबेट्स होती थी किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर कि हाँ भाई ये काम कैसे करना है और किसने करना है। For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. Example के लिए अगर हम देखें कि अगर कोई एनिमी उन पर अटैक कर देता था तो वो डिस्कस करते थे, वो इस बारे में चर्चा करते थे कि आगे क्या करना है। इस थ्रेट से बचने के लिए, इस चेतावनी से बचने के लिए उन्हें आगे क्या करना है, इसके बारे में वो डिस्कस करते थे। However, women, dasas and kamkaras could not participate in these assemblies. अब इसके साथ साथ जो औरतें होती थी, दास होते थे और कमकारा, जो कि आप अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि कमकारा कौन होते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को हम कमकारा बोलते हैं कि जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, वो दूसरों की लैंड पर कृषि करते हैं, दूसरों की लैंड पर काम करते हैं, तो उनको कमकारा बोला जाता है। तो संघ या गन में वुमेन, दास और कमकारा, इनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। बोथ द बुद्ध एंड महावीर अबाउट whom you will read in chapter 6 belonged to गन और संघ। अब बुद्ध और महावीर जिनके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ये दोनों गन या संघ से बिलोंग करते थे। Some of the most vivid descriptions of life in the Sangh can be found in Buddhist books. अब संघ के जीवन के बारे में बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस बुद्धिस्ट बुक में मिलते हैं कि संघ में लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे। तो उनकी लाइफ के बारे में बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस हमें बुद्धिस्ट बुक में देखने को मिलते हैं। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द वजेस फ्रॉम द दिग्निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। अब ये जो विवरण है हमें ये कहाँ से मिला है? वज्जी का ये विवरण हमें दिग्निकाया बुक में से मिला है, जो कि एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट बुक है। विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा। और इस दिग्निकाया बुक में बुद्ध की बहुत सारी स्पीचेस भी हैं, उनके बहुत सारी भाषण भी दिए गए हैं। These were written down about 2300 years ago। और इन बुद्धिस्ट बुक को 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये तो था वज्जी के बारे में कि वज्जी में संघ और गन था, और संघ और गन में लोग कैसे वर्क करते थे, सभी लोग शासन करते थे और वो सभी लोग अपने आप को राजा मानते थे। नेक्स्ट आता है अजातशत्रु एंड द वज्जीज। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज। अब अजातशत्रु वज्जी पर अटैक करना चाहता था। He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter। और अजातशत्रु ने अपने एक मिनिस्टर वसाकार को बुद्ध के पास भेजा इस मैटर पर एडवाइस लेने के लिए कि क्या मुझे वज्जी पर अटैक करना चाहिए। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। अब बुद्ध ने क्या पूछा? बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जी लगातार अपनी असेंबलीज में मिलते रहते हैं। When he heard that they did, he replied that the Vajji would continue to prosper as long as। और जब बुद्ध ने ये सुना कि हाँ वज्जी जो हैं वो कंटिन्यूसली अपनी असेंबलीज में मिलते रहते हैं,
तो बुद्ध ने क्या कहा कि वज्जी तब तक प्रॉस्पर करते रहेंगे, मतलब वज्जी जो हैं वो तब तक समृद्ध रहेंगे जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, जब तक वो अपनी पूरी और पब्लिक असेंबली लगातार करते रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो मिलेंगे और अपना काम इकट्ठा करेंगे, तब तक वजीज जो हैं वो प्रॉस्पर करते रहेंगे। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल्स, जो भी रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो उनको फॉलो करेंगे और जब तक वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे वो प्रॉस्पर रहेंगे। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, वज्जी लोग दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे उनके काम में और बड़ों की बात सुनेंगे, तब तक वज्जी जो हैं वो प्रॉस्पर करते रहेंगे। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और वज्जी वुमेन को ज़बरदस्ती वज्जी वुमेन के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही उनको बंदी बनाया जाएगा। चैत्यास मीन्स लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, और चैत्यास क्या होते हैं? स्थानीय मंदिर, स्थानीय मंदिरों को चैत्यास बोला जाता है। तो चैत्यास अगर टाउन्स में भी और विलेजेस में भी प्रॉपर मेंटेन किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वज्जिस तब तक प्रॉस्पर करेंगे, वज्जिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाइस एंड हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, और जो बुद्धिमान संत हैं जो कि अलग अलग तरह के बिलीव्स को फॉलो करते थे उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी और उनको कंट्री में फ्रीली आने जाने दिया जाएगा। तो बुद्ध का क्या कहना था कि अगर वज्जीज इन सभी चीज़ों को मानते हैं, अगर ये सभी चीज़ें वज्जीज करते हैं तो वो, और जब तक ये वज्जीज इन चीज़ों को परफॉर्म करते रहेंगे तब तक वज्जीज प्रॉस्पर करेंगे, तब तक वज्जीज को कोई भी हानि, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघास, अब जो बहुत पावरफुल राज्य के जो राजा थे वो संघ को कॉन्कर करना चाहते थे, इस संघ को जीतने की कोशिश कर रहे थे। नेवरदलेस these lasted for a very long time till about 1500 years ago when the last of the Gun or Sangh were conquered by the Gupta rulers. But लास्ट बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं, बट 1500 साल पहले गुप्ता रूलर्स ने इन गन या संघ को कॉन्कर करना चाहा, इन गन या संघ को जीतना चाहा और इन्होंने इनको जीता भी। जो गुप्ता रूलर से उन्होंने लास्ट 1500 साल पहले इन गन या संघ को जीता। एंड अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 10, और गुप्ता रूलर्स के बारे में आप चैप्टर 10 में आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है एल्सवेयर। तो फाइंड ग्रीक एंड एथेंस इन योर एटलस, अपने एटलस में ग्रीक या एथेंस को ढूंढो। अराउंड 2500 ईयर्स एगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी एंड विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक अलग तरह की गवर्नमेंट सेटअप की, एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता था और जो लास्ट 200 सालों तक चली। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स, और जितने भी फ्री मैन होते थे, जितने भी आदमी थे जिनकी एज 30 ईयर्स से ऊपर थी, वो एथेंस के सिटीज़न माने जाते थे, एथेंस के पूरे नागरिक माने जाते थे। There were an assembly that meet at least 40 times a year to decide on important matters, और वहाँ पर एक असेंबली होती थी जो कि एक साल में 40 बार बुलाई जाती थी और इन असेंबलीज़ में इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन हुआ करती थी। ऑल सिटीजन्स कोड अटेंड दीज मीटिंग्स, और सभी सिटीजन्स को इन मीटिंग्स को अटेंड करना ज़रूरी होता था। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी, और जो अपॉइंटमेंट होती थी गवर्नमेंट की, जो अपॉइंटमेंट्स की जाती थी अलग अलग पोजीशन पर, वो लॉटरी के थ्रू होती थी। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चोजन गेव इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी, और जो भी लोग अपना नाम देना चाहते थे इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन सभी को लॉटरी के द्वारा चुना जाता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, और जो सिटीजन्स होते थे उनको आर्मी और नेवी में भी काम करना पड़ता था।
हावेवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, लेकिन इसके साथ साथ जो वुमेन थी, औरतें होती थी, उनको सिटीज़न में कंसिडर नहीं किया जाता था, उनको इस तरह की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ऑल्सो मैनी फॉरनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सनस डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन्स। इसके साथ साथ जो फॉरनर्स थे, जो विदेशी थे, जो कि एथेंस में काम करने के लिए आए थे एज अ मर्चेंट की तरह या क्राफ्ट पर्सन की तरह, जो फॉरनर्स एथेंस में काम करते थे, उनको भी सिटीज़नशिप नहीं मिली हुई थी, उनको भी नागरिकता, एथेंस की नागरिकता प्राप्त नहीं थी। Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, household and workshops. They too were not treated as citizens. इसके अलावा हज़ारों की संख्या में स्लेव्स थे एथेंस में, जो कि माइंस में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, या घर पर या किसी वर्कशॉप में काम करते थे, उनको भी सिटीज़नशिप नहीं मिली हुई थी। दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीज़न, उनको नागरिक की तरह उनके साथ ट्रीट नहीं किया जाता था। सो हेयर आर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।